हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है स्टडी विद कैलाश जोशी में। एक्चुअल में हम 5 पार्ट बना चुके हैं स्वतंत्रता संग्राम में उत्तराखंड की भूमिका। तो आज हम चर्चा करेंगे पार्ट 6 में। और आपसे मेरा निवेदन है कि आप पहले पुराने पार्टों को एक बार सरसरी नज़रों से देखिए, जिसके बाद आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड होगा। आफ्टर दैट अगर आप इस पार्ट में आएंगे तो आपको एक कहानी रूपी परिप्रेक्ष्य के तहत ये कहानी या कहेंगे ये घटना समझ में आएगी। क्योंकि देखिए, हम पहले चर्चा कर चुके हैं जिस समय उत्तराखंड में भारत में स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था, उसी की रूपरेखा एक उत्तराखंड में भी चल रही थी, जो हमारा उत्तराखंड राज्य। तो देखिए, रोलट एक्ट, जैसा कि मैंने यहाँ राइट डाउन किया है। कौन सा एक्ट? रोल एक मिनट, हाँ ये क्या हो गया, रोलट एक्ट 1919 का। क्या कहते हैं इसमें, रोलट एक्ट का अगर पेपर में क्वेश्चन आता है कि उत्तराखंड में रोलट एक्ट का नेतृत्व किसने किया, या इसका विरोध किसने किया, कहने का तात्पर्य है। तो उत्तराखंड में कुमाऊं परिषद ने इसका विरोध किया। अब क्वेश्चन आता है आपके दिमाग में, जिन भाई बंधु ने अभी इसको नहीं देखा होगा ध्यान से, रोलट एक्ट है क्या? ये एक प्रकार का कानूनी कह सकते हैं। क्योंकि देखिए, ऐसा था ना, आपको इतना तो पता है 1919 से लेके 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। अब उसके कारण पे मैं अभी चर्चा नहीं डालूंगा, कैसे जर्मनी को एक तरह से पूरा दोषी करार दिया गया। चलो उसके बारे में हम कभी चर्चा करेंगे। मैं फाइनली डेफिनेटली एक दिन अब प्रथम विश्व युद्ध के मैं एक वीडियो बनाऊंगा, जिसके तहत आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर रहेंगे और क्या हो सकता है इससे आगे। ठीक है, तो आगे चलेंगे। देखिए, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कांग्रेस अंग्रेजी सरकार का सहयोग दे रही थी एक जगह तो, बट 1919 में परिस्थिति में परिवर्तन आने लग गया था, और भारतीयों के विरोध के बावजूद भी 1919 में रोलर एक्ट पारित कर दिया गया था। भारतीय एक्चुअल में नहीं चाहते कि रॉयल एक्ट आए, बट उनके विरोध के बावजूद भी अंग्रेजों की मनमानी चल रही थी। आपको जैसा कि ज्ञात है, एक तरफा राज अंग्रेजों का चल रहा था। पूर्णतः अंग्रेजों ने भारत को गुलाम बना दिया था। तो डेफिनेटली ये उनके लिए इजी वे था कि कैसे हम क्या चीज़ करें। अब क्वेश्चन ये आता है कि रॉयल एक्ट था क्या। देखिए, इसके अनुसार ना, अंग्रेजी सरकार को राजनीतिक आंदोलनों तथा राजद्रोह जिसने किया है, उन कार्यों के संदेह पर बिना मुकदमा चलाए किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने का अधिकार था। पहला पॉइंट तो ये हो गया। और साथ में क्या था कि ये सरकार की एक मतलब सरकार की दमनकारी नीति के रूप में भी उभरी थी, और साथ में सरकार को दमन तथा नियंत्रण के विशेष अधिकार प्राप्त हो चुके थे। कहने का तात्पर्य ये है कि मान लीजिए कोई बंदा किसी अंग्रेज को पसंद नहीं है, तो बिना क्या कहते हैं, किसी अपील के, बिना किसी दलील के, बिना किसी वकील के, वो उसको ऑन द स्पॉट पकड़ के जेल में डाल सकता है। बट आजकल के रूल्स एंड रेगुलेशन अलग है। अभी भी किसी को भी जेल में डालने से पहले पूरा ब्यौरा दिया जाता है। बट उस समय इस रोलर एक्ट के तहत ये कोई बाउंडेशन नहीं था, जिससे भारतीयों में एक असंतोष की लहर फैल गई, कह सकते हैं आप लोग। और इसी का विरोध सबसे पहले कुमाऊं परिषद के नेतृत्व में चलने लगा। और क्या कहते हैं, सभी भारतीय नेताओं ने तो एक तरह से इसका विरोध किया ही किया, बट सबसे मेन नाम जो आएगा वो महात्मा गांधी जी का आएगा। महात्मा गांधी ने इसके विरोध में तो आंदोलन चलाए, और इसी के लिए जो आंदोलन चलाया, क्या पता पेपर में आ जाए, 1919 में एक सत्याग्रह लीग की स्थापना की। पेपर में आप लोगों ने ध्यान देना है कि सत्याग्रह लीग की स्थापना किसने और कब की। तो यू मस्ट हैव आंसर, 1919 में सत्याग्रह लीग की स्थापना किसने की? महात्मा गांधी जी ने की। ओके, तो इतना हुआ। ये एक परिप्रेक्ष्य बन गया आपका रोलर एक्ट के बारे में। बट अब देखिए, कुछ भी विरोध होगा तो ना, उसके खिलाफ क्या रहेगा? सम्मेलन बनेगा, और सम्मेलन की एक रूपरेखा रहेगी। कब कब सम्मेलन हुआ, ये ज़्यादा डीप क्वेश्चन है, उसे आपको कहीं लिखने का मौका मिलेगा पेपर देने के लिए। तो डेफिनेटली अगर आप मेरी लैंग्वेज को ध्यान से अपने माइंड में आत्मसार करते हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है। प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए और समझने की कोशिश कीजिए कि कॉन्सेप्ट एक्चुअल में क्या है। ओके, चलिए देखिए, बात क्या है। 31 अगस्त सन 1919 का था, जब कुमाऊं परिषद की रामगढ़, जो जिला नैनीताल की शाखा में होता है, वहाँ बैठक आहूत हुई थी। और एक्चुअल में इसमें गोविंद बल्लभ पंत और साथ में अनेक नेताओं ने भी व्याख्यान प्रस्तुत किया। और उसके बाद 7 अक्टूबर 1919, मैंने पूरी डिटेल राइट डाउन किया, आप ध्यान से देख सकते हैं पिक्चर में। 7 अक्टूबर 1919 को एक जगह थी मझेड़ा। मझेड़ा नैनीताल की एक शाखा थी, नैनीताल में ही, उधर पे भी एक क्या बैठक
आयोजित की गई। और उसके बाद ही क्या कहते हैं, चोर गलिया हल्द्वानी में इस एक्ट के विरोध में उत्तेजक तथा तगड़े वाले एक तरह से थोड़ा जोशीले भाषणों का प्रयोग किया गया है, दिए गए। फिर इसके बाद एक और बैठक हुई थी, ये बैठक हुई थी 6 अप्रैल 1919 को। और क्वेश्चन आएगा कहाँ हुई थी, ये बैठक हुई थी काशीपुर में। ठीक हो गया। क्या कहते हैं, काशीपुर उधम सिंह नगर में पड़ता है। और क्या कहते हैं, जो ये बैठक हुई थी, ये क्या कहते हैं, काशीपुर में रॉयल एक्ट के विरोध में हड़ताल हुई थी। और समझ लीजिए ये सारे जो एक्ट हुए हैं, जो बैठकें हुई है, देखिए एक और देख लेते हैं। जो 7 अप्रैल 1919 को हुई थी, ये अल्मोड़ा हुई थी। और इन सारी बैठकों का जो मेन रोल अदा किया था जीबीपी बोले तो गोविंद बल्लभ पंत ने किया था। एक्चुअली इनने खास तौर पे रॉयल एक्ट के विरोध के लिए इन बैठकों को बुलाया था और अपने एक उग्रवादी या कहेंगे देश प्रेमी या इसके विरोधी भाषण तो दिए दिए, और साथ में और नेताओं को भी और व्यक्ति विशेष को भी, जन समुदाय को भी इसके खिलाफ किया कि वाई नॉट, वी हैव, क्या कहते हैं, हमें खड़े होना चाहिए, स्टैंड लेना चाहिए अपना, और इसके खिलाफ बोलने के लिए तैयार रहना चाहिए। तो रामगढ़ नैनीताल में हुई थी 1919, मझेड़ा नैनीताल में, काशीपुर और अल्मोड़ा में। ओके, ये पेपर में क्या पता क्वेश्चन आएगी इनमें से कौन से स्थान में नहीं हुई थी, तो आप इजीली अगर समझ चुके हो तो काम हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा। ये हुआ था और गोविंद बल्लभ पंत ने रॉयल एक्ट के दोषों पे प्रकाश डालते हुए उसे रद्द करने के साथ सर्वसम्मति से जो ये प्रस्ताव पारित किया, ये कौन से में आएगा, ये काशीपुर अधिवेशन में। क्या पता पेपर में आएगा कि कौन सा अधिवेशन था जब रॉयल एक्ट के बारे में मेन तौर पे दोषों को प्रकाशित किया गया और उसे रद्द करने का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास किया गया। तो 6 अप्रैल 1919 काशीपुर उधम सिंह नगर में ये प्रस्ताव लाया गया था। मुझे लगता है आपके दिमाग में ये पैरा तो छप गया होगा। हम ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, आप दोबारा इसको सुन सकते हैं और मतलब पूरी कोशिश करेंगे कि राइट डाउन करके नोट्स बना के अपने पास रख लीजिए और टाइम टाइम से सुनते रहिए, वो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। ठीक है, तो देखिए एक तो ये हो गया। अब आगे चलेंगे। एक्चुअल में क्या है, तो ये चीज़ें होने के बाद 7 अप्रैल का हमने काम कर लिया है, उसे 7 अप्रैल 1919 को भी हड़ताल हुई थी और जुलूस भी निकला था। बट 14 अप्रैल को गांधी जी को मतलब गांधी जी की गिरफ्तारी के विरोध एक जुलूस निकला था, उसके लिए लोगों ने बढ़ चढ़ के भाग लिया था 14 अप्रैल को। ये डेट आपने याद नहीं करनी है, अब गांधी जी ने मुख्य रोल निभाया था, आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए। और सबसे मेन चीज़ जो क्वेश्चन मैंने यहाँ लिखा है, देहरादून में एक मनुष्य या एक इंसान या एक बंदे थे जिनका नाम था ज्योति स्वरूप। ठीक है, क्या नाम था, ज्योति स्वरूप। ध्यान दीजिएगा, देहरादून में ज्योति स्वरूप के मकान, जिसका नाम क्या था, ज्योति सदन। क्या था, ज्योति सदन में इस एक्ट के विरोध में एक सभा आयोजित की गई थी। और ये सभा आयोजित कर जैसा कि मैंने राइट डाउन किया है, मतलब आयोजित कर उत्तेजित तथा विश्लेषण व्याख्यान भी दिए गए थे। ठीक हो गया, ये क्लियर हो गया। और फिर कुमाऊं परिषद का तीसरा अधिवेशन इसी के साथ ही चला 22 से 24 अक्टूबर 1919 को। अगर पेपर में क्वेश्चन आता है कहाँ चला, तो आपका आंसर आएगा कोट द्वार में यह आयोजन। अब कुमाऊं परिषद का स्टार क्वेश्चन में से एक रहेगा। मैं पहला, दूसरा, तीसरा करा चुका हूँ। अगर आपने इसका गहन अध्ययन करना है तो आपने पुराने वीडियो देखने पड़ेंगे, जो कंपलसरी है आप लोगों के लिए। तो कुमाऊं परिषद का तीसरा अधिवेशन 22 से 24 अक्टूबर 1919 में हुआ था। कहाँ हुआ था आएगा, तो आंसर आपका आएगा कोट द्वार। ओके, और इसके अध्यक्ष कौन थे, अगर पेपर में आता है क्वेश्चन तो नो डाउट आप बहुत ही इजी वे में लिखेंगे, राय बहादुर बद्रीदत्त जोशी जी। राय बहादुर बद्रीदत्त जोशी जी, जोशी जी थे, जैसे हम जोशी जी हैं वैसे ही। कुमाऊं परिषद के तीसरे अधिवेशन जो 24 अक्टूबर 1919 कोट द्वार, अध्यक्ष राय बहादुर बद्रीदत्त जी थे। ठीक है, इसके साथ ही अगर पेपर में पूछा जाएगा कि तीसरे अधिवेशन के स्वागता अध्यक्ष कौन थे, जिनने स्वागत करने के रूप में जो अध्यक्ष बने थे वो थे तारादत्त गैरोला जी। कौन थे, तारादत्त गैरोला जी। ठीक है, देखना, देखिए अभी तक जितने अधिवेशन हुए हैं एक्चुअल में, उस अधिवेशन में सबसे ज़्यादा व्यक्तियों ने भागीदारी अगर ली थी तो वो थी तीसरा अधिवेशन। मतलब इस अधिवेशन में सबसे अधिक लोगों ने भागीदारी की। जैसा कि मैं लिख चुका हूँ, 500 से अधिक लोग इस अधिवेशन में थे। और इस अधिवेशन का जो मुख्य बिंदु था, वो बिंदु था बेगार तथा वनों के विषय में केंद्रित। मतलब बेगार हटाओ और वनों की रूपरेखा को बढ़िया से समर्पित, मतलब चेंज करो, और जो सबके लिए फ़ायदेमंद हो। और सबसे ज़्यादा भीड़ भाड़ इसी में थी।
कौन से अधिवेशन में? थर्ड अधिवेशन में, ठीक है। क्योंकि देखिए ना, इस अधिवेशन में वैसे लोगों ने बहुत भाग लिया था, बट अगर हम थोड़े से प्रमुख व्यक्तियों की बात करेंगे तो उसमें क्या है, बद्रीनाथ पांडे जी हो गए, गोविंद बल्लभ पंत हो गए, मोहन सिंह मेहता हो गए, और साथ में इंद्र लाल साजी और जय लाल शाह, राम दत्त बंदे थे, एक दुर्गा दत्त पंत अलग थे, और साथ में हम चलेंगे तो प्रताप सिंह, बद्री दत्त जोशी जी, प्रेम बल्लभ पांडे। वैसे आपने इतने ध्यान देना नहीं है, खाली एक सरसी नज़र से सुनना है बस, ठीक है। तो आदि अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा से क्या पता क्वेश्चन आए थे, उनने भी इसमें एक जैसे कार्यरत थे, ठीक है। तो आपने सिर्फ इतना ध्यान देना है कि जो थर्ड अधिवेशन हुआ था उसमें सबसे ज़्यादा लोगों ने भाग लिया था, और बेगार तथा वनों के विषय में ये जो आंदोलन था वो केंद्रित था। ये चाहिए। फिर देखिए, और देखिए, अध्यक्ष बद्रीनाथ पांडे ने एक तरह से घोषणा की थी इसी अधिवेशन में कि कुली उतार और जंगलात के प्रश्न सबसे ज्वलंत है, मतलब कुली उतार और जंगलात के प्रश्न सबसे ज्वलंत कहा था। और एक्चुअल में इसमें ना इसने ये भी कहा था कि इससे हमारे प्रांत के सम्मान को ठेस पहुंचती है और गरीब किसानों को कष्ट सहने पड़ते हैं, इसलिए इसको हटा दिया जाए। और ज़्यादा बात करेंगे तो जंगलात संबंधी जो पहला प्रस्ताव लाया था वो लाए थे प्रेम बल्लभ पंत। स्टार क्वेश्चन में से एक रहेगा, जंगलात संबंधी पहला प्रस्ताव कौन लाए थे? प्रेम बल्लभ पांडे जी। कौन से पांडे जी? प्रेम बल्लभ पांडे जी। और उसी के बिहार पे नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कुली उतार संबंधी प्रस्ताव। देखिए, पुराने पार्ट में, पांचों पार्ट में कुली उतार, कुली बेगाव, कुली बर्दाश्त के बारे में हम पूर्ण रूप से चर्चा कर चुके हैं, तो मैं अभी ज़्यादा इसमें चर्चा करके समय व्यर्थ नहीं करूँगा, ठीक है। तो हम कुली उतार संबंधी प्रस्ताव कौन लाए थे आएगा तो मथुरा दत्त नेथानी जी लाए थे कुली उतार संबंधी प्रस्ताव, ओके। फिर देखिए, जैसा कि मैंने लिखा है एक इंडिकेशन, बद्रीनाथ पांडे, कोटद्वार, दरोगा और गुरु भाई। तो अगर इसकी पूरी कहानी मैं आपको एक लय में बताऊंगा तो आपने सिर्फ इतना ही राइट डाउन करना है और सुनिए कहानी। देखिए, एक्चुअल मैंने इस अधिवेशन में बद्रीनाथ पांडे के पहुंचने से पूर्व अल्मोड़ा जिला प्रशासन की ओर से कोटद्वार के दरोगा थे जिनका नाम था बाला दत्त। कौन थे? कोटद्वार के दरोगा जिनका नाम था क्या? बाला दत्त के पास तार द्वारा सूचना भेजी जा चुकी थी कि क्या भेजी जा चुकी है? 3 राजनीतिक कार्यकर्ता, जैसे कि एक बद्रीनाथ पांडे जी हैं और दूसरा चिरंजी लाल जी हैं और निरंजन प्रसाद जी कोटद्वार पहुंच रहे हैं, इन पर कड़ी निगरानी रखनी है, यही बात की गई थी। दरोगा फिर तार हार उसको मिला तो तार लेके जब वो बद्रीनाथ पांडे के पास पहुंचा कि चलो भाई मैं अब इनको गिरफ्तार करूंगा, तो वो उनको देख के एक तरह से असमंजस में पड़ गए और टेंशन में आ गए बोले तो क्योंकि एक तरह से टेंशन में आने का मुख्य जो कारण था कि उनको ये पता चल गया कि ये तो मेरा गुरु भाई है। गुरु भाई मतलब बोले तो जो जिनसे उसने शिक्षा ली थी उनके पुत्र वाली बात है। तो जिसने क्या कहते हैं, क्योंकि एक तरह से दरोगा बाला दत्त जी ने कनखल में क्या कहते हैं उनके पिता से, किनके पिता से? बद्रीनाथ पांडे जी के पिता से दीक्षा ली थी। फिर ये उनकी वार्तालाप चली और अच्छी रही, उसने बद्रीनाथ पांडे पर कोई कार्रवाई नहीं करी, जबकि उसके बदले 10 रुपये गुरु दक्षिणा भी उनको भेंट की। ये एक कहानी का सार है, आपने इतने में ये कहानी पूरी कवर करनी चाहिए, ठीक है। तो कोटद्वार अधिवेशन एक तरह से गुरु परंपरा के साथ साथ हिंदू मुस्लिम एकता के लिए भी याद किया जाता है। सुपरस्टार क्वेश्चन पेपर में आएगा, वो कौन सा अधिवेशन है जिसमें गुरु परंपरा के साथ साथ हिंदू मुस्लिम एकता के लिए भी याद किया जाता है? वो आएगा कोटद्वार अधिवेशन, ठीक है। एक्चुअल में देखो ना, बद्रीनाथ पांडे जो हिंदू मुस्लिम एकता के कुमाऊं में प्रणेता के रूप में जाने जाते हैं, उनके द्वारा ये किया गया था। तो क्वेश्चन में अगर पेपर में आता है क्वेश्चन कि बताइए कौन से वो महान व्यक्तित्व हैं जिन्हें हिंदू मुस्लिम एकता के प्रणेता के रूप में जाना जाता है, तो बिना कोई संकोच किए आपका आंसर आ जाएगा बद्रीनाथ पांडे। और से भी देखो, इसी के टाइम पे 23 तारीख की डेट थी जब तारादत्त गेरोला जी ने ना जब कुली उतार समस्या पर प्रकाश डाल रहे थे, तभी कोटद्वार के मुसलमान भाइयों ने भी पांडाल में आकर सभी नेताओं को एक तरह से सुपारी इलायची बांटकर उनका स्वागत किया था। और इस सम्मान से बद्रीनाथ पांडे जी बहुत ज़्यादा भावुक हो गए थे। यार इतना मतलब हिंदू लोग आ रहे हैं या मुस्लिम लोग आ रहे हैं और हिंदुओं की एक तरह से हेल्प कर रहे हैं, उनका खान पान का ध्यान दे रहे हैं, तो एक तरह से थोड़ा आंसू तो आंखों में आ जाते हैं और लाजमी है ना, अगर आदमी इमोशनल है तो। बद्रीनाथ पांडे जी इसी चीज़ में ये एक शब्द भी कहते हैं कि मतलब भावुक होते और बोल भी देते हैं कि मिल गए हैं हम, ध्यान दीजिएगा, मिल गए हैं हम
तुम तो मंदिर और मस्जिद एक है। हम नहीं कहने के मिल गए हैं हम, तुम तो मंदिर और मस्जिद एक है, इस प्रकार की बातों का इसमें एक तरह से जिक्र किया था। ठीक है, और बस इतना ही है। फिर अगले सेशन में हम थोड़ा अमृतसर कांग्रेस के बारे में भी तो चर्चा करेंगे। तब तक ले मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा। और ध्यान से देखिए और पढ़ाई कीजिए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए और खुश रहिए, बिंदास रहिए। चलिए, हैव ए गुड डे। धन्यवाद।